हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और कमीशन का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसमें गलतियां होती हैं, रेजिस्टेंस होता है, और वही रेजिस्टेंस ना फ्यूचर के डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट बनता है। साइमन कमीशन भी कुछ ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बना। ये लेक्चर एक ऑडियो लेक्चर है, तो इसको कामली सुनो और बुक से पढ़ के रिवाइज करो। चलो, साइमन कमीशन को थोड़ा पीछे चलते हैं और बैकग्राउंड से समझते हैं कि ये क्यों आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में एक डायरार्की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। डायरार्की मतलब दो लोग का राज होगा। प्रोविंस में पावर दो पार्ट में बांट दी गई। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इंडियन के हाथों में गया, उसमें मिली एजुकेशन और हेल्थ की राइट। वही रिजर्व सब्जेक्ट गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों, जिसमें आया पुलिस और रेवेन्यू जैसी चीजें। प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन मिनिस्टर्स जमींदारी लेते थे, लेकिन गवर्नर के पास पावर होती थी। एग्जाम्पल से समझो, जैसे स्कूल में तुम क्लास मॉनिटर हो, लेकिन पनिशमेंट और फाइनल डिसीजन सिर्फ प्रिंसिपल के पास हो। लेकिन साइमन कमीशन क्यों आया? ये शेड्यूल तो 1929 में ही हो गया था, लेकिन इसकी एक्चुअल अनाउंसमेंट नवंबर 1927 में हुई, मतलब 2 साल पहले। लेकिन इतना जल्दी क्यों 2 साल पहले? क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था, कांग्रेस स्ट्रांग हो रही थी, वही सोवेंट रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट हो रहा था, और स्वराज की डिमांड और ज़्यादा तेज हो रही थी। जहां ब्रिटिश पॉलिटिक कंपल्शन में गई, वहीं यूके में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई। इंडियन रिफॉर्म को अपने कंट्रोल में रखना था उनको। कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कॉलोनियल स्टेट रिफॉर्म एम्पावरमेंट के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल के लिए लाई थी। साइमन कमीशन क्या था? इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे। इसके चेयरमैन बने सर जॉन साइमन। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट, यहाँ कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। यहाँ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था इंडियंस का। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर लॉ बनेगा उसकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन यहाँ इंडियंस ही नहीं थे। इथिक्स से समझो तो नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। पर इसको बाइकॉट किया गया। इसको बाइकॉट करने में हाथ था कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का। इसको बाइकॉट करने के लिए बनाया गया स्लोगन, जिसमें था साइमन गो बैक। जहां लाला लाजपत राय जी की डेथ, पुलिस लाठीचार्ज की और डेमोक्रेटिक डिसेंट का सप्रेशन हुआ। इसको पॉलिटी और एथिक्स से समझो तो राइट को प्रोटेस्ट किया गया और स्टेट अकाउंटेबिलिटी हुई। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कॉलेज के रूल बिना स्टूडेंट के पूछे चेंज कर दिया जाए तो प्रोटेस्ट लेजिटिमेट होता है ना? तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन क्या थी? साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी वो सबमिट हुई थी 1930 में। इसका सबसे बड़ा पॉइंट था एबॉलिशन किया गया डायरार्की, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में। डायरार्की फेल हो गई, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और ब्लेम गेम चालू हुआ। इसका कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, जो था एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियरिटी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। निगेटिव ये हुआ कि गवर्नर को स्पेशल पावर भी अभी भी स्ट्रांग थी। कुछ एक्सटेंशन हुआ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? मतलब एग्जीक्यूटिव अब लेजिस्लेचर के सामने अकाउंटेबल हो चुकी थी। जैसे आज सीएम अगर गलत काम करे तो असेंबली को जवाब देना पड़ता है। फेडरेशन ऑफ अ ब्रिटिश प्रेसिडेंशियली स्टेट। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन मतलब पावर को बांटना सेंटर और यूनिट्स के बीच। इसका प्रॉब्लम ये था कि प्रिंसली स्टेट्स वॉलेंटरी हो रही थी, जहां ब्रिटिश इनडायरेक्ट कंट्रोल कंटिन्यू रख रहे थे। ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से समझो तो इंडिया इतना ज्यादा वास्ट था कि इसको फेडरल स्ट्रक्चर लॉजिकल लगा, क्योंकि कोलकाता में बैठा इंसान पूरे भारत को सपोर्ट या गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता था। कंटिन्यूएशन ऑफ अ कॉमनल इलेक्टोरेट। कॉमनल इलेक्टोरेट क्या होता है? इसका मतलब है रिलीजन के बेसिस पर वोटिंग मिलना। इथिक्स से समझो तो डिवाइड एंड रूल हुआ था यहाँ, क्योंकि हिंदू भाई को वोट कर सकते थे और मुस्लिम को। यहीं से नेशनल यूनिटी वीक हुई थी।
और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि पार्टीशन की सीड यहीं से तो स्ट्रांग हुई थी। तभी तो लोगों को चाहिए था उनका अलग देश उनके धर्म के हिसाब से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आई। यहाँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से 32 तक, जिसके पार्टिसिपेंट्स बने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसली स्टेट। लेकिन कांग्रेस इनिशियली यहाँ थी ही नहीं और पावर का इम्बैलेंस भी था इसमें। व्हाइट पेपर और जॉइंट सेटल कमेटी भी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन व्हाइट पेपर क्या होता है? मतलब प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये व्हाइट पेपर में ही तो था। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ये क्या होती है? इसने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्सपर्ट ग्रुप, इससे रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाई गई। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई, जहां आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इलेक्शन भी तो हुआ 1937 में। चलो कुछ इकोनॉमिक से देखते हैं, इन सब का इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ा। इकोनॉमी में आया आरबीआई मतलब मॉनेटरी कंट्रोल, और दूसरा फिजिकल फेडरलिज्म का बेस। और एथिक्स में भी तो आया लैक ऑफ इंक्लूजन और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी मिसिंग हुई थी यहाँ से। ज्योग्राफी में ये था कि लार्ज डाइवर्स इंडिया की वजह से फेडरल स्ट्रक्चर नेसेसरी हो चुका था। और करंट अफेयर में भी तो कुछ चीजें आई जो आज हम पढ़ते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है फेडरलिज्म का डेप्थ, जिसमें जीएसटी गवर्नर का रोल भी था, और कॉर्पोरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आया, जहां प्रोटेस्ट राइट मतलब फ्रेम लॉ और सीएए आया। इससे लेसन ये मिलता है कि टॉप डाउन रिफॉर्म बिना कॉन्शियस के स्टेबल नहीं होते। और यूपीएससी का सबसे बड़ा चीज एक्सट्रीम होना नहीं, एक बैलेंस ओपिनियन होना है, जहां साइमन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन का डायरेक्शन दिया, लेकिन डेमोक्रेटिक स्पिरिट मिसिंग थी यहाँ। मतलब यहाँ सिर्फ ब्रिटिश के एम्प्लॉयज थे, इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। वहीं ब्रिटिश इंटेंट रिफॉर्म का था, एम्पावरमेंट का नहीं। और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग से समझो तो हिस्टोरिकल लर्निंग तुम्हें क्या मिलती है? इंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जरूरी हुई यहाँ, जहाँ डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और मॉडर्न इंडिया के लिए ये हुआ कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म जैसी चीजें लाई, जहाँ डायलॉग बेस्ड रिफॉर्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी लाई गई। बढ़ते हैं फाइनल की ओर, मतलब कंक्लूजन। साइमन कमीशन फेल हुआ इंडियन का ट्रस्ट भी जीतने में, लेकिन इस फेलियर ने इंडिया को सिखा दिया था कि रियल डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब डिसीजन मेकिंग इंक्लूसिव हो। यही वजह है कि आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल सेंट्रिक और राइट बेस्ड और एथिकली ग्राउंडेड है। हिस्ट्री का काम सिर्फ याद रखना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर को गाइड करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे मेंशन करो कि आपको कैसा लगा।